नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको अधिगम से संबंधित 250 प्रश्न देने की बात कही गई है। तो यहां पर देखिए 100 प्रश्न यहां पर दे चुका हूं, यानी कह सकते हैं कि 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं जिसमें आपको 50-50 प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो में भी आपको 101 से लगाकर 150 तक, यानी कि टोटल 50 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। साथ में यदि आप ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपके लिए हम अच्छे ऑडियो लाते रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जाकर फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी विद डीके के नाम से, तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सीखने में रुकावट आने का कारण। यहाँ पर देखिए कारण पूछा गया है, सीखने में रुकावट का क्या है। चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। आप आंसर कमेंट्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पुरानी आदतों का नए आदतों से संघर्ष, कार्य की जटिलता, शारीरिक सीमा। ये तीनों ही सीखने में रुकावट आने के कारण हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना है। किसने माना है? यहाँ पर देखिए लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व किसके द्वारा माना गया है? गैरिसन के, मैकडूगल के, ड्रेवर के या फिर स्किनर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा ये ड्रेवर के द्वारा माना गया है लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का एक प्रमुख विशेषता पठार है। यहाँ कथन है, यहाँ पर जो कथन दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। सुरेंद्र का कथन है, रॉस का है, रेक्स का है या फिर नाइट का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा यह जो कथन है वो रास का कथन है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रमुख विशेषता पठार है। यह कथन रास का। यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सीखने में उन्नति पूर्ण संभव है, सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में, वांछनीय रूप में या फिर अवांछनीय रूप में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिद्धांत रूप में। याद रखिएगा सीखने में उन्नति पूर्ण जो संभव होता है वो सिद्धांत रूप में होता है। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, सीखने की आवश्यकता है। बालक की रुचि है, बालक के संवेग हैं, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व है या फिर बालक का वंश है। तो यहाँ पर सीखने की आवश्यकता आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर जाएगा सी पे, बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सीखने की गति निर्भर करती है, किस पर करती है? सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर या फिर इन सभी पर। यदि चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर आपके सामने होगा। जो सीखने की गति निर्भर करती है उसकी रुचि पर भी करती है, जिज्ञासा पर भी करती है और सीखने वाले की प्रेरणा पर भी करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर इन सभी पर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति होती है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आपको। सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की गति किस प्रकार की होती है? तेज होती है, धीमी होती है, अति तीव्र होती है या फिर निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो सीखने की अंतिम अवस्था में जो सीखने की गति होती है वो हमेशा कैसी होगी? धीमी होगी। तो यहाँ पर बी वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीखना प्रारंभ होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो सीखना है ये कब प्रारंभ होता है या फिर किससे प्रारंभ होता है? अनुभव से, ज्ञान से, रुचि से या फिर जिज्ञासा से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो सीखना प्रारंभ होता है वो जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। जब तक व्यक्ति में जिज्ञासा नहीं होगी वो सीख नहीं सकता। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सीखना प्रारंभ होता है वो जिज्ञासा से होता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, माता पिता से होती है, मित्रों से होती है, रिश्तेदारों से होती है या फिर शिक्षकों से होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो सीखने की जो प्रक्रिया संपादित होती है वो शिक्षकों से होती है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर देखिए जो प्राथमिक या फिर जो प्रारंभिक सीखना होता है उसके बारे में नहीं पूछा गया है। सीखने की प्रक्रिया संपादित कहाँ से होती है, किससे होती है? तो ये शिक्षकों से होती है। तो यहाँ पर डी वाले विकल्प पर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बंडूरा के अनुसार किन
प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को एक बार फिर पढ़ेंगे। बंडूरा के अनुसार, यहाँ पर बंडूरा लिखा हुआ है, के अनुसार किन प्रतिरूपों का बालकों द्वारा अनुकरण किया जा सकता है जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, जो उच्च स्तर रखते हैं, दोनों या फिर प्रायोगिक होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो पुरस्कृत साधनों पर नियंत्रण रखते हैं, साथ में जो उच्च स्तर रखते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए एवं बी दोनों होगा। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया में किन प्रतिरूपों का अनुकरण नहीं किया जाता है? अयोग्य प्रतिरूपों का, आदर्शवादी प्रतिरूपों का, प्रायोगिक प्रतिरूपों का या फिर प्राकृतिक प्रतिरूपों का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो अयोग्य प्रतिरूप होते हैं इसका अनुकरण नहीं किया जाता अधिगम की प्रक्रिया में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं? यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, किसके? बंडूरा के। यहाँ पर तथ्य आपको बताना है कौन सा है। सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत है, दंड का सिद्धांत है, प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण का सिद्धांत है या फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो तथ्य बंडूरा के व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित होगा वो सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत भी होगा, दंड का सिद्धांत भी होगा और प्रतिरूपों के तादात्म्यकरण का सिद्धांत भी होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला होगा, उपरोक्त सभी। चलिए, राम के पिता को परमवीर चक्र प्रदान किया गया क्योंकि उसके पिता सेना में कार्यरत हैं। उसके पिता को सभी समाज के सामने सम्मानित किया गया। इसके बाद बालकों में देश सेवा की क्रियाओं को भाग लेने की भावना का विकास हुआ। यह प्रक्रिया बंडूरा के किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर देखिए आपको जो प्रक्रिया बताई गई या फिर कह सकते जो प्रश्न आपको पढ़कर सुनाया गया है इसके बारे में आपको बताना है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत है, दंड का सिद्धांत है, आदर्शवादिता का सिद्धांत है या फिर नैतिकता का सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि ये सामाजिक पुरस्कार का सिद्धांत है बंडूरा के अनुसार। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए, एक बालक कक्षा से इसलिए नहीं भागता है कि शिक्षक द्वारा अन्य भागने वाले बच्चों को दंडित किया जाता है, उसका यहाँ अनुकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर आपको बताना है जो अनुकरण किया गया है, जो प्रश्न में आपको बताया गया है ये किस सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक पुरस्कार है, दंड का सिद्धांत है, प्रयोग का सिद्धांत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये दंड के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो अनुकरण है ये किसके सिद्धांत पर आधारित होगा? दंड के सिद्धांत पर आधारित होगा। यहाँ पर जो बी वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बंडूरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की संख्या कितनी बताई गई है? बंडूरा के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है, कह सकते हैं 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2। बंडूरा के प्रमुख रूप से व्यक्तित्व सिद्धांतों की जो संख्या बताई गई है वो कितनी बताई गई है? 2 बताई गई है। बंडूरा ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया है? बिल्ली पर, कुत्तों पर, चिंपांजी पर या फिर बालकों पर? यदि आपने इनके सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं कि इन्होंने जो प्रयोग किया था बंडूरा ने वो बालकों पर किया था। किस पर किया था? बालकों पर। यहाँ पर डी वाले विकल्प पर आप जा सकते हैं, उत्तर आपका राइट होगा। बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का प्रमुख साधन क्या था? फिल्म, नाटक, कहानी या फिर कविता? यदि आपने इनके सिद्धांतों को पढ़ा होगा तो यहाँ पर आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि जो बंडूरा के अधिगम सिद्धांत का जो प्रमुख साधन था वो क्या था? फिल्म था। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर देखिए बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग कितने थे ये पूछा गया है। 3 थे, 4 थे, 5 थे या फिर 7 थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 3। बंडूरा के द्वारा जो प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत में फिल्म के भाग थे वो कितने थे? 3 थे। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बंडूरा ने प्रमुख रूप से अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में किन तथ्यों को स्थान प्रदान किया है? पुरस्कार को, दंड को, दोनों को या फिर नैतिकता को? तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रकार से भी आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। कह सकते हैं कि ये पुरस्कार और दंड, बंडूरा ने प्रमुख रूप से जो अपनी प्रयोग संबंधी क्रियाओं में तथ्यों को स्थान प्रदान किया है वो पुरस्कार भी है और दंड भी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए एवं बी दोनों होगा। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जा सकता? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। बालकों द्वारा प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जा सकता? दंडित व्यवहार का, नैतिक व्यवहार का,
मानवीय व्यवहार का या फिर अमानवीय व्यवहार का, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दंडित व्यवहार का। बालकों द्वारा प्रतिरूप के दंडित व्यवहार का अनुकरण नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका पहला वाला होगा। बालक द्वारा सर्वाधिक प्रतिरूप के किस व्यवहार का अनुकरण किया जाता है? पुरस्कृत व्यवहार का, अनुशासित व्यवहार का, प्रायोगिक व्यवहार का या फिर इनमें से सभी का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पुरस्कृत व्यवहार का। बालक द्वारा जो सर्वाधिक प्रतिरूप के व्यवहार का अनुकरण किया जाता है वो है पुरस्कृत व्यवहार का। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न, तादात्म्यकरण का आशय। यहाँ पर देखिए, तादात्म्यकरण का आशय आपको बताना है प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना है, योगदान देना है, संभावना व्यक्त करना है या फिर अभिव्यक्त करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रतिरूप की क्रियाओं को आत्मसात करना है तादात्म्यकरण का आशय। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास संभव होता है संकेत द्वारा, प्रतिक्रिया द्वारा, तादात्म्यकरण द्वारा या फिर क्रिया द्वारा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तादात्म्यकरण द्वारा। याद रखिएगा, छात्रों में जो अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास होता है, जो संभव होता है, वो तादात्म्यकरण द्वारा होता है। यहाँ पर तीसरे वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य। यहाँ पर देखिए, तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य आपको बताना है। प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित होना है, प्रतिरूप का चयन करना है, प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित तथ्य होंगे वो प्रतिरूप के व्यवहार से प्रभावित भी होंगे, प्रतिरूप का चयन करना, साथ में प्रतिरूप के अनेक व्यवहारों का अनुकरण करना। ये सभी जो तथ्य हैं दोस्तों, ये तादात्म्यकरण की प्रक्रिया से संबंधित होंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। एक बालक द्वारा शिक्षक की शिक्षण कला को देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण किया जाता है। बालक द्वारा बंडूरा के किस सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है? सामाजिक पुरस्कार के सिद्धांत का, दंड के सिद्धांत का, तादात्म्यकरण के सिद्धांत का या फिर नैतिकता के सिद्धांत का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो बालक द्वारा बंडूरा के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है कि किसका अनुकरण किया जाता है, तो ये तादात्म्यकरण के सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है बंडूरा के। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। अधिगमकर्ता किसी प्रतिरूप का चयन किस आधार पर करता है? सहानुभूति, आत्मीय व्यवहार, दोनों या फिर नियम पूर्वक व्यवहार के आधार पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सहानुभूति और आत्मीय व्यवहार। अधिगमकर्ता सहानुभूति और आत्मीय व्यवहार के जो प्रतिरूप का चयन करता है वो इस आधार पर करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ए एवं बी दोनों होगा। विद्यालय के नियमों का अनुकरण छात्रों द्वारा किया जाता है, दंड के आधार पर किया जाता है, शक्ति के आधार पर, नैतिकता के आधार पर या फिर इन सभी के आधार पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो विद्यालय के नियमों का अनुकरण किया जाता है छात्रों द्वारा वो दंड के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर करेंगे? दंड के आधार पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है, तो वहाँ भी उसका अनुकरण करने लगता है। उसका यहाँ अनुकरण माना जाएगा ईर्ष्या के आधार पर, परंपरा के आधार पर, नियम के आधार पर या फिर रचनात्मक के आधार पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ईर्ष्या के आधार पर। एक बालक अपने सहपाठी राम को दौड़ने में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए देखता है तो वहाँ भी उसका अनुकरण करने लगता है। तो उसका यहाँ जो अनुकरण माना जाएगा वो ईर्ष्या के आधार पर माना जाएगा। किसके आधार पर? ईर्ष्या के आधार पर। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक में खेल के प्रति रुचि अधिक है इसलिए वहाँ अन्य शिक्षकों की तुलना में खेल शिक्षक को प्रतिरूप के रूप में स्वीकार करता है। उसका यहाँ प्रतिरूप चयन आधारित होगा आदतों की समानता, नैतिकता, मानवता या फिर सामाजिकता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आदतों की समानता। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहन अपने बड़े भाई को दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, परिणाम स्वरूप वहाँ भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है प्रभावशीलता की, होती है नैतिकता की, मानवता की या फिर आदर्शवादिता की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा प्रभावशीलता की। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। मोहन अपने बड़े भाई को
दूसरों की सहायता करते हुए देखता है, तो यहाँ जो परिणाम स्वरूप वहाँ भी इस कार्य में लग जाता है। इस प्रक्रिया में जो प्रमुख भूमिका होती है वो प्रभावशीलता की होती है। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है, घटना मन को अच्छी लगती है, घटना रुचिकर होती है या फिर घटना आदर्शों से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया में स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है जब कोई घटना बार बार होती है। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सामाजिक रूप में उपयोगी तथा अधिगमकर्ता द्वारा उसकी स्वीकृत उपयोगिता किसी क्रिया में उत्पन्न करती है स्थायी अधिगम है, सामान्य अधिगम है, मंद अधिगम है या फिर सामान्य से अधिक अधिगम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्थायी अधिगम। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? आयु परिपक्वता है, बुद्धि है, क्रियाशीलता है या फिर गतिशीलता। यहाँ पर देखिए सामान्य परिस्थिति में पूछा गया है कि सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष के बालक द्वारा 7 वर्ष के बालक की तुलना में कम सामाजिक अधिगम किया जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण होगा वो आयु परिपक्वता होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी गति होती है, परंपरावादी होती है, सांस्कृतिक समाज में होती है, सभ्यता वाले समाज में होती है या फिर शिक्षित समाज में होती है। यहाँ पर देखिए सामाजिक अधिगम की तीव्रता के बारे में पूछा गया है, साथ में स्थायी गति के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा शिक्षित समाज में। सामाजिक अधिगम की तीव्रता एवं स्थायी शिक्षित समाज में होती है। यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जिस समाज में सामाजिक नियम एवं परंपरा प्रगतिशील एवं आत्मानुशासन से संबंधित होंगे उस समाज में सामाजिक अधिगम की स्थिति होगी सामान्य होगी, मंद होगी, उत्तम एवं तीव्र होगी या फिर सामान्य से कम होगी। यदि प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका राइट आंसर होगा उत्तम एवं तीव्र। उस समाज में जो सामाजिक अधिगम की स्थिति होगी वो उत्तम एवं तीव्र होगी। यहाँ पर राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है। यहाँ पर देखिए रूढ़िवादी समाज में सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण आपको बताना है। अस्वस्थ परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, अनुपयोगी परंपराएं हैं या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूढ़िवादी समाज में जो सामाजिक अधिगम की मंदता का कारण होता है वो अस्वस्थ परंपराएं भी हैं, अंधविश्वास भी हैं, साथ में अनुपयोग परंपराएं भी हैं। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अन्य देशों की तुलना में भारतीय बालकों में सामाजिक अधिगम की गति तीव्र होती है क्योंकि भारतीय समाज संपन्न है। किससे है दोस्तों? यहाँ पर देखिए सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यूज के तौर पर आप ये आंसर रख सकते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर जो दिया है आपने वो सही है या गलत है। शिक्षा से होगा, संस्कृति एवं सभ्यता से होगा, नैतिकता से होगा या फिर मानवता से होगा। काफ़ी सरल है, यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा, किसी समाज में आंतरिक कलह, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण है, उस समाज में बालक का सामाजिक अधिगम किस प्रकार का होगा? सामान्य होगा, मंद होगा, स्थायी होगा या फिर अस्थायी होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि किसी समाज में आंतरिक कलह होगा, संघर्ष एवं अशांति का वातावरण होगा। तो जाहिर सी बात है कि उस समाज में जो बालक का सामाजिक अधिगम होगा वो किस प्रकार का होगा? मंद होगा। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पर देखिए लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में जो रहने वाले बालक हैं उनके बारे में पूछा गया है कि इनका जो सामाजिक अधिगम होता है वो अधिक होता है। इसका प्रमुख कारण यहाँ पर आपको बताना है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है या फिर जलवायु है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वहाँ की जलवायु। लेह लद्दाख की तुलना में दिल्ली में जो रहने वाले बालक का सामाजिक अधिगम अधिक होता है, इसका जो प्रमुख कारण होगा वो वहाँ की जलवायु होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो सही होगा। सामाजिक अधिगम किन परिस्थितियों में उत्तम होता है? सामान्य, अधिगमकर्ता के अनुरूप, अनुपयोगी या फिर मूल्यवान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अधिगमकर्ता के अनुरूप। सामाजिक अधिगमकर्ता के अनुरूप की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें उत्तम होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा।
सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी हैं जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। गौण नियम, यहाँ पर देखिए गौण नियम के बारे में आपको बताना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मुख्य नियम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और गौण नियम कितने होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए गौण नियम कौन सा है, इन चारों विकल्पों में आपको बताना है। प्रयत्न व भूल का नियम है, बहुप्रतिक्रिया नियम है, अभ्यास का नियम है या फिर प्रभाव का नियम है। तो यहाँ पर गौण नियम बताना है तो वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पर देखिए जो प्रयत्न व भूल का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है, जो ये तीनों नियम हैं ये मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है जो गौण नियम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वह है सामान्य अंशों का सिद्धांत है, असमान अंशों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है या फिर द्विपक्षीय सिद्धांत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा असमान अंशों का सिद्धांत। जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो असमान अंशों का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है वहाँ महिला वर्ग है, अमीर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है या फिर विकलांग वर्ग है। यहाँ पर देखिए जो वंचित वर्ग से संबंधित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अमीर वर्ग। अमीर वर्ग वंचित वर्ग से संबंधित नहीं होते हैं। महिला वर्ग, पिछड़ा वर्ग और विकलांग वर्ग ये तीनों ही वंचित वर्ग से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन किसका है? जेम्स का है, भाटिया का है, वैलेंटाइन का है या फिर झा का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा भाटिया का। याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियां एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, यह कथन भाटिया का कथन है। पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वहाँ है बहुक्रिया हैं, आंशिक क्रिया हैं, अनुकूलित अनुक्रिया हैं या फिर आत्मीकरण है। तो यहाँ पर पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वहाँ अनुकूलित अनुक्रिया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव होता है, संवेग होता है, प्रयोजन होता है या फिर बुद्धि होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है वो अनुभव होता है। क्या होगा? अनुभव। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। उपरोक्त परिभाषा दी है। यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है किसके द्वारा दी गई है? कर्ट लेविन के, स्किनर के, ड्रेवर के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर ने जो परिभाषा दी गई है मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रयोग पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यहाँ जो परिभाषा दी गई है ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक का जो सीखने का मुख्य नियम है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान देना है, मुख्य नियम के बारे में पूछा गया है, कौन सा नहीं है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परिणाम का नियम या फिर सादृश्यीकरण का नियम। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्य नियम इन्होंने 3 बताए हैं, गौण नियम 5 बताए हैं। यहाँ पर मुख्य नियम के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका सादृश्यीकरण का नियम होगा। ये थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और परिणाम का नियम ये तीनों ही सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व कौन से हैं? बुद्धि है, अनुभव है, प्रयत्न एवं त्रुटि हैं या फिर इनमें से सभी हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो बुद्धि भी होगा, अनुभव भी होगा और प्रयत्न एवं त्रुटि भी होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका इनमें से सभी होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की या फिर इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका राइट आंसर होगा जो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत देन माना जाता है वो स्किनर की माना जाता है। कौन है क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक? स्किनर है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरा पार्ट है ये, चौथा और 5वां पार्ट जल्द ही आने वाला है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक अगले वीडियो में मिलेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।